शाहरुख खान का कभी आपके पास फोन आया? ये जो आप नाम ले रहे हैं, मैं कुछ उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। और अगर आप नाम लेंगे तो ऐसे व्यक्ति के नाम लीजिए जो जो देश के लिए हमारे हीरोज हैं। छवि साफ करने में जुटे हुए हैं और वाशिम या विदर्भ किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब मेरी भारत माता की राष्ट्र की सेवा करना है तो अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी चल के कोई अलग रूप में करूंगा। कुछ भी हो सकता है कल। धर्म परिवर्तन वाली उन्होंने आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट लगा के आपको जो रिजर्वेशन का फायदा मिला। महाराष्ट्र सरकार ने डिटेल रिपोर्ट दी कि आरोप झूठ है। और आपको जो चेन्नई ट्रांसफर हुआ उसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले ये फिजिकल अटैक करते हैं आप पे, आपको डराने की कोशिश करते हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, आपको हटाने की कोशिश करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को आपने अरेस्ट किया था, पार्टी चल रही थी और उसमें जाके आर्यन खान को, जो शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके बेटे, उनको आपने गिरफ्तार किया, बाहर करने के एवज में 25 करोड़ रुपए मांगे, ऐसा आरोप लगाया गया उनकी तरफ से। रही बात, एक ही लाइन में बोलूंगा, मैंने किसको छोड़ा तो नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसे अफसर हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो ममाज बॉय हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी मम्मी की हर सलाह मानते हैं। कैसे? शुरुआत करते हैं उनके बचपने की, जब उनकी माताजी ने एक होटल शुरू किया और उन्होंने कहा कि तुमको अपना समय यहाँ देना है, तो वहाँ समय देने लगे। वेटर का काम हो, कैशियर का काम हो, कोई भी रोल हो उसको कर रहे थे। होटल नहीं चला तो मम्मा ने कहा कि अब तुमको कुछ आगे देखना होगा, क्यों ना तुम वर्दीधारी बनो, या तो आर्मी में जाओ या तो फिर पुलिस की वर्दी पहनो। इसलिए यूपीएससी चुना गया। उन्होंने अपनी मम्मी की ख्वाहिश पूरी की, यूपीएससी की तैयारी की और 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी बन के निकले। उसके बाद लगातार 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, उस दरमियान वो सुर्खियों में आए। सुर्खियों में आने का कारण था वो जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी आपने देखी थी, जिसका सपना हम लोग काफ़ी समय से देख रहे थे। 1983 के बाद से वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके सामने आई और उन्होंने कहा इसमें सोना है, तो इसके लिए आपको जो ड्यूटी है वो चुकानी पड़ेगी। और जब ड्यूटी चुकाई गई तभी वो इंडिया में वर्ल्ड कप ट्रॉफी आ पाई और कह सकते हैं शगुन हुआ, ट्रॉफी फाइनली आ भी गई। पर सुर्खियों के साथ साथ उन पर तमाम आरोप भी लगे आने वाले समय में हमने देखा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी होती है और उसमें उनका नाम आता है। उन पर कई तरीके के आरोप लगते हैं, पर कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि जो ड्रग माफिया देश में है उसको खत्म करने में, उसको कमज़ोर करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। वो बाकायदा विदेशों में जाके ट्रेंड हुए हैं, स्नाइपर ट्रेनिंग ली है उन्होंने और तमाम तरीके की ट्रेनिंग ली है। तो आज हमारे साथ मौजूद है, मुझे लगता है गेस करने वालों ने गेस कर लिया होगा, समीर वानखेड़े। बहुत स्वागत है आपका समीर जी। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ममाज बॉय के टाइटल आपको दिया, तो शुरुआत क्यों ना उसी से करें। बाकी आगे जब हम बढ़ेंगे बातचीत में तो तमाम जो आरोप हैं, आपकी तमाम जो उपलब्धियां हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत इसी से करते हैं, ममाज बॉय पे। और मैं आपकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और ये जो ममाज बॉय वाली कहानी है क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारे धरती पे कोई ऐसा इंसान है जो ममाज बॉय नहीं है जी। और सबका माता के प्रति प्रेम बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं भी उसी श्रृंखला से हूँ। वो एक छोटा सा मम्मीज बॉय जो आप कहेंगे वैसे ही हूँ अभी भी। यानी स्वर्गवास हुआ 2015 में उनका। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब मैं उन्हें याद नहीं करता हूँ। और जो आपके सामने भी बैठा हूँ, मेरे मदर के कारण ही बैठा हूँ, उनकी प्रेरणा के कारण बैठा हूँ, उनके सिद्धांतों के कारण, उनकी ट्रेनिंग के कारण बैठा हूँ मैं। रही बात कहाँ जन्मा हूँ, मुंबई में 1979 में। फिर स्कूलिंग सेंट जोसेफ हाई स्कूल्स में किया मैंने। उसके बाद में कॉलेज, रुइया कॉलेज, बाद में फिर लॉ डिग्री भी हासिल की, LLB मुंबई यूनिवर्सिटी से ही किया है। और फिर बाद में बीच में ऐसा हुआ कि IB की एग्ज़ाम परीक्षा दी थी, तो वहाँ पर कार्यरत था 3 साल। उसके बाद में फिर 2007 में सिविल सर्विसेज दे के 2008 में देन आई बिकेम एन IRS ऑफिसर। ये जो यूपीएससी वाला आइडिया था, ये कैसे आया? मतलब कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? क्या देखिए मेरे जो पिताजी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उनकी भी प्रेरणा है, क्योंकि वो भी यूनिफॉर्म धारी थे मेरे पिताजी भी। एंड मेरे पिताजी वाशिम से थे। वाशिम एक जिला है नागपुर के पास में, विदर्भ में। और मेरी जो मदर है वो हरियाणा से है, रेवाड़ी से है। तो वो फिर उनके जो 4 फादर्स थे वो मुंबई में सेटल हो गए थे, मेरे जो नाना जी।
तो जो पिताजी को देख के ही मैंने फिर बाद में एनसीसी ज्वाइन की, पिताजी की यूनिफॉर्म देख के। और उसमें सबसे ज़्यादा और जो इंस्पिरेशन थी, जो योगदान था, जो प्रोत्साहन था, वो मदर ने दिया था। मदर का सिंपल आदेश था मुझे, 2 वाक्यों का आदेश था कि तू सिर्फ खाकी पहनेगा या हरा पहनेगा। तो मेरे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था बेसिकली इनके अलावा कुछ करने का। बट यू नो, स्टार्ट से ही, स्कूल से ही एनसीसी एंड आरएसपी कॉलेजेस वगैरह में भी वही डिसिप्लिन से फिर बाद में तैयारी की थी। फिर बीच में भी ट्राई किया था यू नो कुछ बिजनेस वगैरह करने का, लेकिन अच्छा, ये होटल वाला, हाँ, क्या कहानी है इसकी? कहानी ऐसी थी कि मेरे 1995 में माता जी ने बहुत पहले एक रेस्टोरेंट लिया था। अच्छा। वो बाद में उसकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि आपके नाम पे अगर कोई संपत्ति हो तो आप सर्विसेज में ज्वाइन नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा बाद में। खैर, बट 1995 में माता जी ने लिया उसे। तो मैं मेरी सिस्टर है, वो एल्डर सिस्टर है, वो पढ़ाई करती थी। फिर बाद में उसकी मैरिज भी हो गई और घर में फिर मैं इकलौता था सब चीज़ हैंडल करने का। मेरी मदर एक बिजनेस वूमेन थी और काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन थी मेरी मदर। तो मदर का हाथ बटाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन बोलने में ये बिल्कुल भी संकोच नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस फेलियर था मैं। वो कला है, ट्रेड है जो मुझे आती नहीं थी। तो उसके बाद में फिर यही लगा कि एक ही विकल्प है, वो यूपीएससी, जो माताजी का सपना था, सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी। तो फिर आपने फाइनली 2008 में यस, आईबी में भी आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल, बताया जाता है कि 3,500 केसेस करीब आपने। अब वो एयरपोर्ट के दौरान जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई एयरपोर्ट में था, कस्टम्स में एआईयू में कार्यरत था वो टाइम पे। तो दैट वाज फ्रॉम 2010 टू 2013 जी। इसी दरमियान वो वर्ल्ड कप वाला किस्सा भी हुआ था। क्या है वो कहानी, क्या हुआ एग्जैक्टली, थोड़ा बताइए। सौरभ भाई, वो बेसिकली अभी वो इतनी पुरानी बात है, अभी टेक्निकल डिटेल्स तो जाहिर सी बात है 13-14 साल हो गए उस चीज़ को। लेकिन जितना एक ऑफिशियल थिंग थी कि हर चीज़ की जनरली क्या होता है, ड्यूटी आपको चुकानी पड़ती है अगर वो एक्सेस हो। जो एक बोनाफाइड बैगेज का रूल्स होता है, तो वो आपकी सामग्री, आपकी जो डेली मर्रा की जो सामान आप लेके आते हैं वही लेके आ सकते हैं। बाकी के चीज़ों के लिए कुरियर होता है, कार्गो होता है और प्रॉपर डिक्लेरेशन वगैरह होता है। तो उस समय याद था कि ऐसे कुछ हुआ था, जो नॉन मॉडिफाइड बेसिकली जो आइटम है वो लैंड अप हुआ कस्टम्स में, तो उसकी ड्यूटी चुकानी थी। लेकिन वो फिर बाद में क्योंकि कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं था उसमें, तो उसके कारण वो ड्यूटी नहीं चुका पाया और फिर उसे री एक्सपोर्ट का आदेश देना पड़ा कस्टम्स को। कितना, उससे कितने धनराशि प्राप्त हुई सरकार? नहीं, धनराशि नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि जितना मुझे याद है कि उससे डिटेन किया गया था। अच्छा। और कस्टम्स के पास ही था एयरपोर्ट पर, और फिर उसके री एक्सपोर्ट दे दिया गया था, जितना मुझे याद है। अच्छा, ये कस्टम्स के बारे में हम बड़ा सुनते हैं और काफ़ी मजाक भी चलता है और काफ़ी सीरियस इशू भी है ये कि कस्टम, जैसे हम लोग कई बार घूम रहे होते हैं कहीं किसी बाजार में, तो अक्सर कुछ लोग आ जाते हैं, सर ये देख रहे हैं, ये इतनी का चीज़ है, 50,000 की चीज़ है, आपको 5,000 मिल जाएगी, कस्टम के थ्रू हमको मिल गई है, बहुत सस्ती है, एकदम ओरिजिनल है ये चीज़ें। तो कई बार तो फ्रॉड भी होता है और कई बार सही भी होता है। ऐसे हम चीज़ें सुनते हैं क्योंकि आप उस पूरे चीज़ का हिस्सा रहे हैं, पार्ट रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें होती है। देखिए, जो कस्टम जो एजेंसी है, ये देश की एक प्रीमियर और बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, जिसका काम नेशनल सिक्योरिटी और रेवेन्यू कलेक्शन दोनों है बेसिकली। शायद ही ऐसी कोई एजेंसी हो, और मेरा भाग्य है कि ऐसी एजेंसी का एक मैं पार्ट हूँ, और भारत सरकार ने एक मौका दिया था पार्ट होने का, मौका दिया है पार्ट होने का। तो लेकिन जो आप जो कह रहे हैं वो फिल्मों में ऐसा होता है, लेकिन जनरली जो कस्टम्स बेसिकली सीज करता है, तो एक प्रावधान होता है ऑक्शनिंग का उसके अंदर। तो वो ऑक्शन करता है कस्टम्स, और फिर बाद में देयर इज अ प्रोसीजर, आपको यू नो यू हैव टू बिकम अ मेंबर, यू हैव टू बिड फॉर इट, एंड वो जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उस प्रमाण फिर आप खरीद सकते हैं जो सीज आइटम होते हैं। बिल्कुल, कुछ केसेस से बात कर लेते हैं। डोंगरी इलाके में 70 करोड़ का गोल्ड पकड़ा था, वो ऑपरेशन बताया जाता है काफी टफ था, थोड़ा डिटेल्स बता पाएं? 2019 का बेसिकली केस था, और ये हम पहले जब छोटे बचपन में थे तब ये सब सुनते थे। फिर सर्विस में आने के बाद में मौका मिला जब मैं डीआरआई में कार्यरत था, तो ये बेसिकली एक गैंग थी, अराउंड 20 पीपल उसमें अरेस्ट भी हुए थे, उन पे बाद में कॉफी पोसा भी लगा। तो ये डोंगरी में बेसिकली विदेश से, दुबई से गोल्ड आता था, और सिर्फ क्या सुनते थे कि इतने 185 kg 200 किलो गोल्ड आ रहे, सिर्फ सुनते थे, इंटेलिजेंस होती थी, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं हो पाता था, इफेक्ट नहीं हो पाता था।
लेकिन पहली बार आफ्टर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स इतना बड़ा सीजर हुआ था। तो इसमें एक अच्छी टीम हमारी जो डीआर है वो भी वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत की। तो वहाँ पर डोंगरी में सीजर हुआ था। वो थोड़ा डिटेल बताइए, है दुबई क्या? से क्यों हम लोग सिर्फ फिल्मों तक सीमित रहेंगे? फिल्म आएगी, कोई बनेगी तो ही हमें पता चलेगा भाई नहीं, exactly क्या हुआ था। वो दुबई से बेसिकली कंटेनर में एक पोर्ट पे आता था, वहां से फिर बाद में बाय रोड मुंबई आता था। उसके बाद में उसको सेग्रीगेशन करके डोंगरी में जो इलीगल ज्वेलर्स सेल करते थे उन्हें दिया जाता था ये पार्ट में। तो वैसी इंफॉर्मेशन थी, बहुत दिन से काम भी कर रहे थे, पूरी टीम काम कर रही थी उस समय की। और बाद में फिर गाड़ी में पहले वो रखा गया था सामान, गाड़ी को रोका गया, गाड़ी मेरे पर चलाने की भी कोशिश की गई, वो रोका गया गाड़ी को। उसके बाद में फॉलोअप भी बहुत ऑपरेशंस हो गए। और पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया कि इतनी बड़ी संख्या में अभी भी गोल्ड अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि उसे जिस प्रकार से कंसील किया गया था कंटेनर्स में भी, उसे हनी ब्रास करके डिक्लेयर किया था एंड उसमें ब्लैक कलर का पेंट किया गया था। तो जब मैंने उसे रोका, गाड़ी में देखा, तो इट वाज काइंड ऑफ सर्कुलर थिंग्स। तो मुझे भी डाउट लगा कि ये गोल्ड ऐसा हो सकता है क्या। फिर बाद में क्योंकि इन्फॉर्मेशन अच्छे नेटवर्क से आई थी तो गोल्ड ही हो गया। देन बाद में सीजर करने के बाद में, ज्वेलर्स को बुलाने के बाद में, उसको काटने के बाद में फिर रियल लगा कि ये सच में गोल्ड है। जी, इन्फॉर्मेशन की आपने बात की, अच्छे सोर्स से आई थी आपने बात की। बिल्कुल, मुखबिर के, अगर आसान भाषा में कहें तो ये मुखबिर होते हैं, बिल्कुल, जो आपको इनपुट्स देते हैं और उस पर आप फिर तहकीकात करते बिल्कुल। हैं और आगे जाके पता चलता है कि कितनी सही थी, कितनी गलत थी राइट, इन्फॉर्मेशन। कितना बड़ा रोल है आपकी एजेंसी जिनमें आपने काम किया है, मुखबिरों का? देखिए, कैसे सेटअप होता है, थोड़ा समझाइए। देखिए, दो प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं, बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस, और बाकी का आप जो मेहनत टेक्निकल वगैरह जो मेहनत करते हैं वो प्रकार के होते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस में जो आपको जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आके आपको हेल्प करता है, वो प्रोफेशनल इन्फॉर्मर हो या फिर कोई राइवल हो उस चीज़ का, या फिर कोई देशभक्ति के लिए आपको करे, तो यह बहुत अलग प्रकार के लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बढ़ाना, एक स्किल होना चाहिए। इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आप मुस्तैदी से या फिर 100% कमिटमेंट दे के और वो केस करते हो या कोई सीजर करते हो या कोई इलीगल चीज़ को पकड़ते हो बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे, और फिर बाद में इन्फॉर्मर को ये भरोसा आता है कि ये जो टीम है या ये जो व्यक्ति है, ये ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा इसकी इन्फॉर्मेशन पे, ना ही उसकी आइडेंटिटी रिवील करेगा, और परफॉर्मेंस करेगा, जो ईमानदारी से काम करके उसको सीज करेगा। तो फिर अगर एक दो ऐसे केसेस हो जाएं तो फिर सब आपके पास में आते हैं, और फिर देन यू हैव फिर जो कहते हैं ना गली गली में आपके इन्फॉर्मर थे, वैसा हो जाता है फिर। लेकिन आपको इतना ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि आप ईमानदारी से जो इन्फॉर्मेशन दे रहे उस पर एक्ट करें और उसकी सिक्योरिटी रिवील नहीं करें। या बिल्कुल, ड्रग माफिया पे बात कर लेते हैं, उसमें भी आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबा काम है। पहले तो आप मुझे एक नादान बालक मानिए और ये बताइए कि ड्रग माफिया कैसे काम करता है इस देश में, और कितना बड़ा ड्रग माफिया इस देश में एक्टिव रहा है, कहाँ से आता है ये ड्रग्स, कितना सर्कुलेट होता है, कितना बड़ा बिजनेस है ये? देखिए, मेरी जो छोटी सी नॉलेज है, जितनी हम्बल नॉलेज है, उस प्रकार से जब भी अगर आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी को कभी भी सुनेंगे तो ये बहुत गंभीरता से बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। अभी जैसा कि माननीय मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब के अंडर में टेररिज्म काफ़ी कंट्रोल हुआ है, और उसी तरीके से अभी ड्रग के ऊपर भी फ्रंटल अटैक चालू है उनका। तो यस, इट इज़ अ वेरी बिग इशू, और अगर नार्कोटिक्स ट्रेड एंड टेररिज्म अगर मिल जाते तो ये बहुत हानिकारक होता है देश के लिए हमारे। तो यस, पहले जैसे गैंग्स हम लोग जो मूवीज़ में देखते थे, ये भी गैंग्स एग्जिस्टिंग है, तो जो बड़ी बड़ी एजेंसीज काम कर रही है, कंट्रोल में ला रही है, बट दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग बहुत। और बाकी की भी बहुत एजेंसी जैसे कि DRI, कोस्ट गार्ड, लोकल पुलिस, ये भी काफ़ी, नेवी, ये काफ़ी रूटीन सीजर्स करती हैं। बे ऑफ बंगाल पे सीजर्स होते हैं, अरेबियन सी पे सीजर्स होते हैं, बड़े बड़े पैमाने पे सीजर्स होते हैं, प्लस वेपन्स भी मिलते हैं। तो ये जो हमारे जो एनिमिकल कंट्रीज़ होती हैं, तो ये डेलिबरेटली पंप करती है हमारे लोगों को, हमारे युवक को बिगाड़ने के लिए, उनको डिस्टेबलाइज करने, हमारी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो इसके लिए नार्को टेररिज्म उसे कहते हैं। तो ये बेसिकली बहुत अलग अलग प्रकार के ड्रग्स होते हैं। कुछ ड्रग जैसे कोकेन, हीरोइन, हाइड्रोपोनिक वीड, ये विदेश से, LSD, ये विदेश से आते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इलीगली हमारे देश में भी बनते हैं और
यहाँ के लोग भी कंज्यूम करते हैं और ये विदेश में भी यहाँ से इलीगली जाता है, जैसा कि मेफेड्रोन, केटामाइन, मेटाम्फेटामाइन, ये सब प्रकार के ड्रग्स। ये वर्क कैसे करता है, ये माफिया काम कैसे करता है, कैसे? देखिए ये जो इसे ये जो माफिया है बेसिकली, इसमें मैं आपको अमाउंट नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे ये प्रमोट नहीं करना है ये अमाउंट को, लेकिन इसमें इलीगल तौर पे ये काफ़ी पैसे कमाते हैं ये लोग, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इलिसिट इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू में काफ़ी अंतर होता है, तो प्रॉफिट बहुत इलीगली होता है इसमें गंदे प्रकार से। तो जैसा मैंने कहा पैसे बहुत ज़्यादा होता है, तो ये समाज में बहुत स्ट्रांग होते हैं बेसिकली। तो ये मैंने खुद भी झेला है ये चीज़ को, कि पहले ये फिज़िकल अटैक करते हैं आप पे, आपको डराने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में अगर वहाँ से भी नहीं हुआ तो ये आपकी इंटीग्रिटी पे अटैक करते हैं, आपके सिद्धांतों पे अटैक करते हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, आपको हटाने की कोशिश करते हैं। अगर उससे भी आदमी भयभीत नहीं होता है तो ये आपकी कभी फैमिली पे अटैक करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई ऐसा अटैक करते इंसिडेंट, हैं। कोई ऐसा वाकया जहाँ आपने किसी ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन लिया हो? देखिए ये तो आप इस तरह के मैं प्रेशर, स्पेसिफिकली दबाव, वो लोग इतने बड़े या महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके बारे में मैं मेंशन कोई करूं। केस अगर आप डिस्कस करना बताना चाहें? नहीं, केस रिलेटेड तो मैं उतना वो लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये मैंने झेला है और ये मैंने देखा है अपने आप को। आप पे कभी इस तरह का अटैक हुआ हो, कोई प्रेशर? देखिए अटैक तो ये तो रूटीन चीजें होती है जब ये फील्ड में आप काम करते हो, जब भारत माँ की सेवा करते हो, तो ये तो एक्सपेक्टेड है, सभी अधिकारी मेंटली रेडी होते हैं सब चीज के लिए। लेकिन जब आप इनसे डील करते हो, ये खुद नशे में होते हैं क्योंकि ये ड्रग्स का काम करते हैं, खुद ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है, इनको अंतर नहीं समझ में आता है कि सामने कोई लॉ एनफोर्समेंट है, सामान्य है, अपनी बहन है, अपनी माता जी, ये समझ में नहीं आता है। तो ये आप पे बेधड़क अटैक करते हैं। कुछ हथियार बंद भी होते हैं, तो ऐसे भी कुछ ऑपरेशंस, गोरेगांव में एक ऑपरेशन हुआ जहाँ पर कुछ टीम भी इंजर्ड हुई थी। नाइजीरियन गैंग वाला? मानखुर्द में एक, मुंबई में एक हुआ था जहाँ पर सीरियस इंजरीज, हमारे हेड इंजरीज हुई थी टीम को, फिजिकल अटैक हुए थे। उस बारे में, उस घटना के बारे में वो एक क्या काफी इन्फॉर्मेशन थी, क्या बेसिकली वो एक मुंबई को और नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए एक मार्शी एरिया है बेसिकली, जहाँ पर स्वैम्प एरिया है वो। तो वहाँ पर कुछ नाइजीरियन गैंग्स ऑपरेट कर रही थी, कुछ जो मुंबई के पेडलर्स है वो मुंबई के बाहर जाके इनसे खरीदते थे और फिर बाद में उसका रिटेल करते थे। सो वैसी इंफॉर्मेशन वी हैड, एंड आफ्टर दैट हमने भी, यानी पुलिस भी काफ़ी मेहनत करी थी उनको अरेस्ट करने के लिए, कभी वो पुलिस पे अटैक करें। देन एनसीबी ने भी, हमने भी काफ़ी बार कोशिश 2 बार की थी, दोनों बार टीम पे अटैक हुई थी, लेकिन थर्ड टाइम वी ट्राई टू इंटरसेप्ट देम, एंड उसमें जो हमारे पीएसओ थे उनको काफ़ी गंभीर हेड इंजरीज आई, डायरेक्टली चॉपर से, पत्थरों से अटैक हुआ था उन पे, लेकिन फिर भी वी मैनेज टू कैच द गैंग। उसके साथ में लगभग, जितना मुझे याद है अभी, 1 या 1.5 करोड़ के ड्रग्स भी उनके पास से रिकवर हुए थे। तो वन ऑफ द डिफिकल्ट ऑपरेशंस थी वो, नाइट ऑपरेशंस, मार्शी एरिया, एंड इट वाज लाइक दैट। बिल्कुल। एनसीबी ज्वाइन करने से पहले आप एनआईए से जुड़े थे और बताया जाता है कि आप ट्रेंड स्नाइपर भी हैं। उस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, कभी उसका इस्तेमाल हुआ, फायदा हुआ उसका? देखिए मैं अगेन भारत सरकार का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे वो सक्षम समझा और अपॉर्चुनिटी दी कि देश को रिप्रेजेंट करने का एज अ स्नाइपर ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार ने यूएस में भेजा था। तो एक मोयोक एक जगह है नॉर्थ कैरोलिना में, तो वहाँ पर एकेडमी होती है ट्रेनिंग ऑफ स्नाइपर्स एंड शार्प शूटर्स एंड ऑब्जर्वर्स की। तो वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, अच्छी प्रकार की ट्रेनिंग हुई, मेहनत की ट्रेनिंग थी, अर्बन वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर, देन डेजर्ट, जंगल। तो वहाँ पर हाउ टू वर्क एज अ स्नाइपर अलॉन्ग विथ योर बडी, तो उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। टफ थी लेकिन काफ़ी इन्जॉय की उस ट्रेनिंग को। एंड फिर बाद में जब तक एनआईए में था तो उस ट्रेनिंग का भी यूज़ हुआ, लेकिन फिर बाद में प्रमोशन हो गया। देन आई केम बैक टू द कार्डर, आई बिकेम अ जॉइंट कमिश्नर, देन डीआरएम में पोस्टेड था। तो वहाँ पर फिर ऐसा अतिरेकियों के साथ लड़ना, स्नाइपर की, फिर बाद में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे। लेकिन अभी भी स्टिल, चूँकि आई लाइक शूटिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो कभी कभी अपना स्किल्स कर लेता हूँ मैं। यस, इसका उपयोग, मतलब आप कह रहे हैं कि क्योंकि उसके बाद प्रमोशन हो गया, हाँ, उसके तो बाद ऑपरेशन में कभी नहीं, उसके बाद और ज़रूरत ना पड़े बेसिकली वो सब चीज़ों की, क्योंकि एंड उसके बाद भी काफ़ी सिक्योरिटी देश में काफ़ी अच्छी है, तो ऐसी इंसिडेंसेस भी काफ़ी कम हो गए। बिल्कुल, तमाम केसेस पे हमने बात की। अब थोड़ा सा जो ऐसे केसेस जिनके बारे में कहा जाता है, आपके बॉलीवुड प्रेम के बारे में जिस तरीके से बातें होती हैं कि भाई खास आपका प्रेम माना जाता है बॉलीवुड के प्रति, और कई ऐसे केसेस हैं
अब उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं कि आपकी पोस्टिंग वहां पर थी इसलिए आपका सामना ज़्यादा होता था इन लोगों से, या तो फिर जैसा कि क्लेम किया जाता है कि नहीं आप इंटेंशनली ऐसा करते थे ताकि आप लाइमलाइट में रहें, प्रचार में रहें, मीडिया आपको कवर करता रहे। इस तरह की बातें भी होती हैं। देखिए, ये चीज़ तो आई वुड लाइक टू से कि एक गलत प्रचार टाइप होगा कि जो अगर लोग कहते हैं इस बारे में। सबसे पहला है कि हम लोग यूपीएससी पढ़ते हैं भारत के संविधान को फॉलो करने के लिए, या जहाँ पर भी आप कार्यरत होते हैं उसके कायदे फॉलो करने के लिए। तो मान लीजिए अगर आप मुझे ये कहेंगे तो यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, ये तो हो नहीं सकता। अगर एंड मैं ये भी नहीं मानता कि मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर कोई एजेंसी या फिर कोई इंडस्ट्री को टारगेट करते, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप देखेंगे बाकी का भी रेशियोज देखेंगे तो जैसा हार्डकोर सप्लायर्स पेडलर, जैसा कि मुझे याद है कि एयरपोर्ट पे लगभग 3000 से ज़्यादा केसेस की थी हमारी टीम ने। उसमें से हार्डली ये जो लोग होते हैं ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, कितने होंगे वो लोग, 10, 20, 30। बाकी के लोग के बारे में कोई बात नहीं करते क्योंकि उनको सो कॉल्ड फेस वैल्यू नहीं है। सिमिलरली जब मैं अभी रिसेंटली भी दूसरी एजेंसी में कार्यरत था, वहाँ पर भी काफ़ी पेपर में ये सब चर्चे चलते थे, तो बाकी के भी 300 350 पेडलर्स के ऊपर एक्शन लिया, तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। ये हार्डली 4 या 5 लोगों के बारे में कहता है। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, कायदे कानून हमारे देश के, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक है, मेरे लिए भी एक है, मेरे बच्चों के लिए भी एक है, बाकी के लोगों के लिए भी एक है। बिल्कुल, थोड़ा सा कुछ केसेस के बारे में डिटेल में आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ केसेस देखे तो ये भी देखा कि आपकी तरफ से एक्शन हुआ मगर वो मामले बहुत आगे बढ़ नहीं पाए। चाहे सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को आपने अरेस्ट किया था और बॉम्बे हाई कोर्ट से 1 महीने बाद उनको जमानत मिल गई थी और ये बोला भी गया था कि भाई कोई उनका ड्रग डीलर चेन में कोई पार्ट नहीं है और किसी लाभ के कारण ड्रग नहीं बेचे, ऐसी बातें आई थी। अब देखिए, ये न्यायालयिक जो चीज़ें कोर्ट में, तो उस पर मैं क्योंकि ऑलरेडी आई वाज इंस्ट्रूमेंटल इन देयर एंड आई वाज इन्वेस्टिगेटिंग आल्सो, अभी भी कार्यरत, तो ये लाइव केसेस के बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मगर ये मामला बहुत बड़ा, आप उस समय हाँ, मैं एक हाँ। नॉर्मल सिटीजन की तरह आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर चीज़ एक व्यक्ति के हाथ में, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। ठीक है, ज़रूरी है कि एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है, लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी भी होती है। हर एक चीज़ एक चीज़ के हाथ में नहीं होती है। हमारा देश की न्यायालय भी बहुत स्ट्रांग है, एक न्याय प्रणाली भी बहुत स्ट्रांग है, तो ये साथ में चलती है। तो कभी कभी तो ऐसा हमको लगता है कि अरे मैं लोग आम जो बात होती है, मैं भी कभी कभी सुनता हूँ, नॉर्मल बात है, किसको पता नहीं कौन है क्या है, कभी टैक्सी में ट्रैवल कर लेते हैं आप कि पकड़ा है छूट गया। तो ये बात है कि हम हमारी कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी की भी जो प्रणाली होती है, कभी कोर्ट बेल देता है नहीं देता, ये तो हमारे हाथ में नहीं होता है। बिल्कुल। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं नवाब मलिक, उनके दामाद समीर खान को आपने जनवरी 2021 में गिरफ्तार किया था और स्पेशल कोर्ट ने 8 महीने बाद उनको जमानत दी थी। आपने कहा ठीक बात है, न्यायिक प्रक्रिया वाला मसला है, पर हम ये जो देखते हैं कि चाहे वो रिया चक्रवर्ती और उनके भाई वाला मसला हो, चाहे नवाब मलिक के दामाद समीर खान का मसला हो, दोनों ही मामले आप देखिए, अगर जब आपने गिरफ्तारी की उसके बाद उनको जमानत मिलती है और दोनों ही अब स्लो प्रोसेस में हैं, कोर्ट में हैं और अपना आपने कहा जो न्यायिक प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपका काम लॉ को एनफोर्स करना है, आप गिरफ्तारी करते हैं, आप मुकदमा दायर करते हैं, आप आरोप चार्जशीट वगैरह लगाते हैं, पर कोर्ट में जाके चीज़ें जिस रफ्तार से होनी चाहिए, आपको लगता है क्या? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जो लीगल चीज़ें होती है वो तो दैट टेक्स इट्स ओन टाइम। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे जैसे अधिकारी, हमारे जैसे नॉर्मल अधिकारी, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारी सिस्टम की वजह से और जो हमारी ज़ोरदार न्याय प्रणाली उस वजह से। कभी भी यानी कोई भी इश्यूज हो, कुछ भी हो, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारी जो न्याय प्रणाली वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्याय प्रणाली है। तो अन्याय तो नहीं होगा, इतना मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। बिल्कुल। जो मैंने दूसरा केस का जिक्र किया, नवाब मलिक, उन्होंने आप पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया कि आप IRS बन गए, पर उन्होंने कुछ कहा कि धर्म परिवर्तन वाली उन्होंने आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट लगा के आपको जो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए कि वो फर्जी था। इन सब आरोपों पर आप क्या कहते हैं? तो वो आप मीडिया ने भी उसको भी कवर किया कि उन आरोपों का क्या हुआ जी। वो आरोपों का खंडन हुआ। कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने एक डिटेल रिपोर्ट भी दी, महाराष्ट्र सरकार ने डिटेल रिपोर्ट दी कि आरोप झूठ है।
तो ये भी, इसका भी खंडन हुआ है। तो 1 साल जो आरोप लगे, जो सुबह से शाम तक कोई भी व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस व्यक्ति का, जो कोई भी व्यक्ति है, वो जो उस आरोपों का क्या फिर, जो मीडिया ने भी कुछ मीडिया ने तो ऐसे भी चला दिया था कि समीर वानखेड़े के पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है। बाद में क्या हो गया, जब कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने क्लियरेंस दिया, बाद में क्या हुआ उस चीज का। तो मियरली जस्ट किसको डिफेम करना, किसके बारे में कुछ बोलना, किसके बारे में कुछ लिखना, तो ये हमारी न्याय प्रणाली है जिसने इस सब चीजों का खंडन किया। इसमें आपको क्लीन चिट मिल चुकी है पूरी तरीके हाँ, इसके लिए अभी आपके सामने बैठा हूँ, सर्विस में हूँ। से। जी जी बिल्कुल। अब उस मुख्य केस पे आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, और हमने देखा भी किस तरीके से जो उस वक्त विजुअल्स आए थे। 1 मार्च की बात है, आपने जिस तरीके से वो पार्टी चल रही थी और उसमें जाके आर्यन खान को, जो शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके बेटे, उनको आपने गिरफ्तार किया और काफ़ी वक्त तक वो जेल में रहे, उनको फिर जमानत मिल जाती है और आरोपों पर कहा गया कि आरोप सही नहीं थे, इस तरह की बातें हुई। और फिर आप पर यह भी आरोप लगा कि आपने उनको छोड़ने की एवज में, मुकदमा या चार्जशीट में उनको बाहर करने के एवज में 25 करोड़ रुपए मांगे, ऐसा आरोप लगाया गया उनकी तरफ से। पहली बात है कि मैटर न्यायालयिक है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में है, तो मैं उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एफिडेविट भी एक दिया है और मैटर कोर्ट में है, बहुत सेंसिटिव है इसके लिए, और सही भी नहीं है बोलना टू इंटरफेयर इन दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और रही बात, एक ही लाइन में बोलूँगा, मैंने किसको छोड़ा तो नहीं है। सीबीआई ने इस मामले पर आप पर मुकदमा दर्ज किया है, और आय से अधिक संपत्ति वाली जो बात होती है वो, उसमें भी कई मीडिया रिपोर्ट्स आई कि आपसे पूछताछ हुई और उसमें ये चीज़ें देखी गई कि जो आपकी आय है उससे अधिक संपत्ति, ऐसा आरोप है कि पाया गया। और आपसे जब बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो उसमें आप ये उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाए, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई। देखिए, अगेन ये जो मैटर है कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने है, और जो मुझे जवाब देना है मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने दे चुका हूँ और भी आगे दूंगा। तो आरोप लगते हैं, जब गंद में हाथ डालेंगे तो कीचड़ आप पे उछलेगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन जैसा मैं दोहराना चाहूँगा, मुझे न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है, थोड़े दिन वेट कीजिए। शाहरुख खान का कोई फोन आपके पास कभी आया, कभी बातचीत हुई आपकी उनसे? देखिए, अब ये तो अलग मसला है, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी फोन आया, कोई बातचीत? देखिए, अगर इंडिविजुअल के बारे में मैं, ये जो आप नाम ले रहे हैं, मैं कुछ उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। और अगर आप नाम लेंगे तो ऐसे व्यक्ति के नाम लीजिए जो जो देश के लिए हमारे हीरोज हैं, जैसे कि मोदी जी है, अमित शाह जी है, हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, BR अम्बेडकर जी, उनका नाम लीजिए आप। आपको लगता है शाहरुख खान इस देश के लिए हीरो? मेरे लिए जो मैंने नाम लिया वो हीरो है मेरे लिए। ये नहीं है मेरे लिए हीरो की जो परिभाषा है, ये जो नाम लिया वो है। अच्छा, फिर मगर मैं हाँ या ना में सब जवाब चाहता हूँ। शाहरुख खान का कभी आपके पास फोन आया? मैं उस व्यक्ति के बारे में, हुई आपकी उनसे? देखिए ना, वो व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी लेना चाहता हूँ, ना ही मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। क्यों आप इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? आपने कहा मामला कोर्ट में, ठीक है, हम उस मसले पर बहुत अंदर नहीं जा सकते। मैं नाराज बिल्कुल भी नाराज नहीं। आप नाराज देखिए हो रहे हैं। नहीं, वो आपको लग रहा है नाराज नहीं हूँ जी, बट कोई गुस्सा क्यों है शाहरुख खान के प्रति? नहीं, कोई नहीं, मुझे किसके प्रति कोई द्वेष, कोई राग कुछ भी नहीं है। जस्ट के क्योंकि मैटर न्यायालय में, तो ज्यादा टिप्पणी या विस्तार में नहीं बोल पाऊंगा मैं इस बारे में। फिल्म आई थी उनकी जवान, उसका एक डायलॉग बड़ा वायरल हुआ कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो, टाइप उस तरह का डायलॉग आया, और लोगों ने उसको आपसे जोड़ दिया कि ये डायलॉग जो है वो समीर वानखेड़े के लिए है, और एकदम माहौल बन गया और उसकी खूब चर्चा हुई। आपको भी ऐसा लगता है कि ये डायलॉग आपके लिए था? देखिए, मुझे तो, मैं मूवीज देखता नहीं हूँ, और अगर देखा तो हिस्टोरिकल मूवीज देखता हूँ। लास्ट मैंने तानाजी के ऊपर मूवी एक देखी थी, तो वो मुझे याद है। और लेकिन हाँ, अगर, और ये मैं मीडिया से सुना हूँ, पेपर में देखा हूँ, मीडिया से सुना हूँ, ये जो वाक्य है बाप बेटा, ये सब जो वाक्य हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही भारतीय संस्कृति में ऐसे शब्द बाप वगैरह ये यूज नहीं होते, पिताजी यूज होता है। तो ये बड़ा ही मुझे थोड़ा बिलो दी स्टैंडर्ड शब्द मैं कहूँगा, वैसा लगा, एकदम रोड साइड टाइप मुझे लगा ये, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं होती है। मगर
हॉल में तो जनता खूब ताली पीट रही थी। मैं हॉल की जनता के बारे में नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बात करूंगा, क्या जहाँ पर इज्जत से बात होती है और लिहाज से बात होती है। पहली बात, सम्मान से बात होती है। दूसरी बात है कि अगर मुझे मालूम नहीं कौन से व्यक्ति ने किसने क्या बोला है मेरे बारे में, लेकिन मैंने मैं थोड़ा पढ़ता लिखता हूँ, थोड़ा पढ़ने का शौक है मुझे। निकोल लियोन्स की एक कोट है कि आई हैव डांस्ड, आई हैव लिक्ड द फायर, danced on the ashes of the houses and bridges burned, so please don't scare me, I'm not scared of any hell. जी, हमने इस पार्टी को देखा, उसके बाद एक गिरफ्तारी देखी और अब ये मामला न्यायालय में है, तो आप बहुत बात करना नहीं चाहते, पर फिर भी मैं आपका, क्योंकि आप अधिकारी रहे और आपने वहाँ कई और पार्टीज की जानकारी आप तक आती होगी, और बॉलीवुड पार्टीज की बहुत बात होती है, बहुत जिक्र होता है, और हम लोग तो भाई हमारा रीच नहीं है वहाँ तक। हम लोग जो इस देश के आम लोग हैं वो सिर्फ सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, या आप जैसे अधिकारी या और अन्य अधिकारी जब कुछ कार्रवाई एक्शन करते हैं तब हमारे पास कुछ डिटेल्स आती हैं। क्या होता है इन बॉलीवुड पार्टीज में? क्या जिस तरह के एक आम लोगों के बीच चलता है कि इसमें तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, ड्रग्स होते हैं, रेप पार्टीज होती हैं, क्या ये वाकई हकीकत है या सिर्फ ये ऐसा बना दिया गया? देखिए सौरभ जी, मैं इसको जनरलाइज नहीं करूँगा। आप जैसा कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर शब्द या इंडस्ट्री कह रहे हैं, तो उसमें कोई ज्यादा तथ्य नहीं है जी। ये जो रेव पार्टीज, ये ट्रेंड है, ये कल्चरल ट्रेंड है बेसिकली। इट इज अक्रॉस ऑल दी लाइंस, यंगस्टर्स, स्लम्स में भी ये होता है, पार्टीज में भी होता है, कॉलेज के किड्स होते हैं। अगर ऐसे हमने केसेस देखे हैं कि जहाँ पर कॉरपोरेट वाले भी कंजम्पशन में, जहाँ पर अच्छे अच्छे कंपनीज में काम करते हैं, दे हैव डन दैट। पार्टी गोइंग, डिस्को क्राउड्स वहाँ पर होता है। तो ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज नहीं कहूँगा मैं। सेकेंडली, ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं, देन टेक्नो म्यूजिक होता है, तो इसको ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये सब प्रकार के गंदे प्रकार के ड्रग्स। तो ये काफ़ी प्रचलित है। कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में कुछ प्रकार के ड्रग्स प्रचलित है, क्योंकि हर एक बंदा अफोर्ड, कोकेन, LSD, ये सब महंगे ड्रग्स होते हैं, उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कुछ श्रेणी के सोसाइटी में ये ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन ये भी सही है, जो ज़्यादा फोकस नहीं होता, कि जो आम झुग्गी झोपड़ियों में भी ये प्रचलित है। जैसे कि कफ सिरप, कोडीन बेस्ड कफ सिरप होते हैं, नाइट्रो होते हैं, कुछ NRX मेडिसिन होते हैं जिसका ड्यूअल यूज़ होता है। तो ये भी कंज्यूम करते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनको एडिक्ट किया जाता है, सो दैट दे हेल्प इन पेडलिंग। तो ये एक समाज से, एक सोसाइटी से सीमित नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर आप इसको जनरलाइज मत करिए। जनरलाइज मत कीजिए आप। तो वो बेसिकली ये, और मैं ये भी कहूँगा कि जो मीडिया होती है या राइटिंग होती है या रिपोर्टिंग मीडिया होती है, वो ज़्यादा वो चीज़ को, जाहिर सी बात है पब्लिक भी वही देखना चाहती होगी जिनका फेस वैल्यू हो, तो वही चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। लेकिन यहाँ पर, जहाँ पर स्लम्स में भी काफ़ी ड्रग रिलेटेड इश्यूज है, रूरल इंडिया में भी जहाँ पर ड्रग रिलेटेड फैक्ट्रीज होती हैं, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, हमारे एग्रीकल्चर होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि फैक्ट्रीज में क्या चल रही है, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ होती है। तो ये चीज़ ज़्यादा उजागर नहीं होती, क्योंकि फेस वैल्यू नहीं होता। बिल्कुल। सरकार इनको रोकने के लिए किस तरह बहुत कोशिश करती है, जितना मुझे मालूम है। जब मैं कार्यरत था इन एजेंसीज में, अब टॉप प्रायोरिटी पे है। आप सीजर्स भी देखेंगे, बड़े बड़े सीजर्स होते हैं, कंटिन्यू सीजर्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, दी सिस्टम बीइंग एज अ कॉमन मैन सिटिंग ऑन द अदर फेंस, नाउ आई कैन सी दैट really the ministries and the state government, state police, they are working with priority, having priority on drugs. बिल्कुल। समीर जी, आपके बारे में अब ये चर्चा बड़ी आम हो गई है कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या? क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं, लोग ऐसा कहने लगे हैं। हमने देखा कि 2022 मुंबई बारिश के दौरान आप कूड़े, गंदगी और मलबे हटाते दिख रहे थे, आप ब्लड डोनेट करते दिखते हैं, अनाथालय में बच्चों के साथ वक्त बिताते भी मतलब दिखते हैं, और भीड़ जुटती है जहाँ भी आप जाते हैं, और उसको मीडिया अट्रैक्शन में मिलता है। और लगातार हमने देखा कि दिवाली के दिन बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपकी और आपकी पत्नी की, जो गृह जिला है आपका वाशिम विदर्भ में, वहाँ पर अखबारों में फुल पेज ऐड हमने देखा कि फुल पेज इश्तिहार छपा। तो ये सब क्या मैसेज? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सो कॉल्ड इंसिडेंट्स, एक दो जो इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद मीडिया जो फोकस होता है, अच्छा हो या बुरा हो, मैं उस कमेंट नहीं करना चाहूँगा उस पर।
लेकिन उसके पहले भी मैं मेरे गांव जाता था, उसके पहले भी मैं यूपीएससी बच्चों को पढ़ाता था, उसके पहले भी मैं अनाथ आश्रम के साथ में जुड़ा हूँ, लेकिन वो टाइम पे किसने ये चलाया नहीं, किसने कवर अखबार नहीं में किया। फुल पेज ऐड कमिंग टू दैट, उसके बाद में भी क्या है कि मैं अभी से आफ्टर 2022 या फिर मेरे ख्याल से 23 या 22, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, मेरी वाइफ जो क्रांति है वो काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पे जी। तो उसके कहने पे, उसके बोलने पे मेरे अकाउंट्स ओपन हुए। पहले अकाउंट्स भी नहीं थे, आई वॉज नॉट नेवर ऑन दी सोशल मीडिया बिफोर दैट, तो उसके कहने पे बाद में अकाउंट्स भी हुए, जो फिर बाद में वी आर ट्राइंग टू प्रमोट एंटी ड्रग, बेसिकली नशा मुक्त अभियान चल रहे हैं हमारे। तो एवरी सैटरडे संडे जब भी मैं छुट्टी पे होता हूँ, चेन्नई से आता हूँ, तो वहाँ पर रूरल एरियाज में, जैसा कि संभाजी नगर हो गया है, जवारवाड़ा हो गया, थाने हो गया, वाशिम, बुल्ढाना, अकोला, तो वहाँ पर मेरे नशा मुक्त के शिविर चलते हैं। उसका ये जो आप कह रहे हैं उससे कोई लेने देना नहीं, ये मेरा फर्ज है जो मैं कहाँ पर भी करूँगा, कभी भी करूँगा, और पहले करता है, लेकिन उसे पहले कवर नहीं किया किसने, तो ये मेरी मिस्टेक नहीं है। नहीं, वहां तक तो ठीक है कि आप सोशल वर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अनाथालय जाते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, या ड्रग अवेयरनेस के सिलसिले में आप काम करते हैं, क्योंकि आपने करीब से देखा है उस चीज को। पर जब ऐड निकलता तो सवाल नहीं, और हाँ, रिगार्डिंग दैट एड ऑल्सो, इट वाज नॉट अ एड बेसिकली, जो हमारे एक विचार मंच है, बेसिकली वाशिम जिले का विचार मंच है, जो सिर्फ और सिर्फ नशा मुक्ति पे काम करता है, जिसने बहुत सारे जो गांव है जहां पर बहुत दिन से सुसाइड्स वगैरह भी हो रहे थे नशा मुक्ति के, उन्होंने काम भी किया है, और वहां पर भी मैं कंटिन्यूसली जाता हूं। तो उन्होंने मेरी तरफ से लोगों को दिवाली की जैसे हम लोग मैसेज भेजते हैं, वैसे ही एक मैसेज दिया उन्होंने, उसमें मुझे कोई राजनीति की चीज नहीं लगती, मैं अभी भी करता हूँ। बाद में आप आरएसएस हेडक्वार्टर भी गए, नागपुर गए, वहां जाके जो आरएसएस के अधिकारी, हाँ, तो वो भी, आरएसएस से कोई कनेक्शन है आपका? देखिए, अभी मैं ये कहना चाहूंगा जी कि उस दिन, जिस दिन मैं जहां पर आप कह रहे हैं मुख्यालय गया, उसके पहले मैं हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो हमारा दीक्षा भूमि है वहां पर उसके पहले गया। वो किसने नहीं कहा आपसे? सबसे पहले मैंने अपने आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी वंदना की, बाद में मैंने वहां पर गया। अभी नागपुर की जगह है, इट इज अ फर्स्ट टाइम मैं गया था चैत्य भूमि में, तो और बाद में दीक्षा भूमि में पहले भी जाता था, लेकिन वहां पर फर्स्ट टाइम गया था मैं। तो उसमें अगर बच्चों को लेके जाके, और एक जो संस्था है जो राष्ट्र प्रेम सिखाती है, जिसके आदर्श है, जो हेगडेवार जी, जो गोलवलकर जी छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श लेके जो बात करते हैं, तो कौन सी गलत बात है अगर वहां पर चले गया मैं फिर से जाऊंगा वहां पर। किससे मुलाकात हुई आपकी वहां? अरे लेकिन वहां पर जो हमारे जो देश के प्रेमी, उनसे अगर बात कर ली, चर्चा कर ली, तो नेता से, किसी अधिकारी से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इनफैक्ट वहां पर रियल जो मेरा एक मेन सबसे पहला उद्देश्य था, वहां के एक संग्रहालय है बेसिकली, तो वहां से मैंने 200 पुस्तक खरीदी मेरे बच्चों के लिए। अच्छा, ताकि मेरे बच्चे भी पढ़ के देश प्रेम करें। बिल्कुल, मेरा वो मेन इंटेंशन। पर हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि कई बीजेपी नेता आपको लगातार सम्मानित करते हैं। हमने देखा कि 2022 में उत्तराखंड के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी, उन्होंने आपको, और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उन्होंने आपको सम्मानित किया। और हम लगातार इस देख रहे हैं कि बीजेपी विधायक राम कदम हैं, उन्होंने आपकी तारीफ की। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से पुरस्कृत होना और तारीफें मिलना, इसको भी एक कनेक्शन के तौर पर देखा जाता है। और ऐसा लोग कहते हैं कि आप अपनी छवि साफ करने में जुटे हुए हैं और वाशिम या विदर्भ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी नेताओं से कनेक्शन, पुरस्कृत? देखिए, कनेक्शन ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट्स में बेसिकली आपको धर्मनिरपेक्ष होना है जी, और बाकी का आपको आपकी संविधान फॉलो करना है, तो मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि अगर ये मेरा भाग्य है कि लोगों का प्रेम, इतने सब होने के बावजूद भी लोग प्रेम आपसे करते हैं। कुछ लोगों की मंशा मुझे एक अलग छवि में प्रेजेंट करने की थी, जो हुआ नहीं उनसे। लोग अभी भी, मेरा समाज, जो बाकी के भी जो हिंदुत्व में या जो लोग हैं अच्छे, जो राष्ट्र प्रेम करते हैं, वो अभी भी प्रेम करते हैं। तो उससे सम्मानित होना या न सम्मानित होने का सवाल क्या है? और वो लोग देश से प्रेम करते हैं, उसमें बुरी बात क्या है? राष्ट्र प्रेम की अगर जो बात करेगा तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। राजनीतिक अंतिम सवाल मेरा आपसे है, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या भविष्य में आपको चुनाव लड़ते देखा जा सकता है? क्या आपकी राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा है? सौरभ भाई, देखिए, अभी जहां पर मैं कार्यरत हूं, तो अभी तो वो काम करूंगा, लेकिन उसके बाद में आगे क्या, वो भगवान ने क्या भाग्य लिखा है, किसको कुछ पता नहीं। मैं अगर आपको ये पूछ लूं कि आपका कल क्या आप करेंगे, या आज रात घर में क्या भोजन करेंगे, आपको खुद को नहीं पता होगा, तो मुझे भी नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। बहुत ही ओपन एंडेड जवाब कहा जा सकता है इसको। नहीं, बिल्कुल। और इसमें ऐसा है कि अगर मेरी भारत माता की, राष्ट्र की सेवा करना है, तो अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी चल के कोई अलग रूप में करूंगा। कुछ भी हो सकता है कल, तो उसके बारे में मैं कल क्या कहूँ आपसे? बिल्कुल, मैं तो आज की बात कर सकता हूँ कि अभी जहां पर कार्यरत, तो अभी भी वही देश सेवा कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल।
भविष्य जो आप देखते हैं सर्विसेज में, उसको किस तरीके से देखते हैं? अभी जो आप जॉब कर रहे हैं और आपको जो चेन्नई ट्रांसफ़र हुआ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि कोई एसोसिएशन है जो मामले, जो लाइमलाइट था उसके बाद आपका वहाँ देखिए, मैं उस बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा। वो मैं तो बहुत छोटा अधिकारी हूँ, जो क्या डिसीजन मुझे उस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक IRS ऑफिसर हूँ, एक सिविल सर्वेंट हूँ। तो ऑल इंडिया सर्विसेज है मेरी, तो मेरी अगर कहाँ पर भी पोस्टिंग हुई मुझे सैलरी भी वही मिलेगी और बाकी का मेरा कार्य भी वही होगा। तो ये मेरा प्रावधान नहीं है या ये मेरी चॉइस नहीं कि मुझे यहाँ पर रखो या मुझे वहाँ पर रखो। एक भारत सरकार का एक एक डिसिप्लिन्ड ऑफिसर, तो जहाँ मेरी पोस्टिंग करेगी मैं वो काम करूँगा और मेरी लाइबिलिटी ऑल इंडिया सर्व कहाँ पर भी करने की। तो मैं आई कैन नॉट चूज कि आपने ऐसा क्यों किया वैसे क्यों। आई हैव टू सर्व वेयरएवर आई एम। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे समीर वानखेड़े जी, जिन्होंने तमाम आरोपों पर जवाब दिए, तमाम जो उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। कुछ मजबूरी है, न्यायिक मजबूरी है कि न्यायालय में तमाम मामले चल रहे हैं, तो उन पर खुलकर उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि न्याय का तकाजा ये कहता है कि उस पर आप खुल के बात नहीं कर सकते। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और जो आरोपों के जवाब दिए उससे आप कितना संतुष्ट हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जो भी आपकी राय है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।